will get started. ओके, तो पिछली बार हमने बस अर्थशास्त्र की शुरुआत करी थी, थोड़ा सा चाणक्य के बारे में डिस्कस करा था, फिर हमने एज प्रदीप जी ने वो मैसेज में भी कहा था, वी एंडेड सेइंग दैट चाणक्य सीरियल जब भी देखने का अवसर मिले तो अवश्य देखिएगा। हमारा फोकस इतिहास से ज्यादा अर्थशास्त्र में होगा। तो हमने पिछली बार बस शुरू करा था, हमने ये देखा था कि अर्थशास्त्र क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया। ऐसे नहीं है कि कौटिल्य ये कह रहे हैं कि ये सारा पूरा शास्त्र मैंने लिखा है, दिस इज माय आईपी, ऐसे वो क्लेम नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं इस विषय पर, उन सबको संकलित करके मैं ये अर्थशास्त्र लिख रहा हूँ। और फिर वो अर्थशास्त्र लिखने में वो सबके व्यूज देते हैं और साथ साथ अपने भी व्यूज देते जाते हैं, ठीक है। और क्यों उन्होंने करा था, क्यों उन्होंने अर्थशास्त्र लिखने का प्रयोजन करा था? ऐसी से पृथ्व्या लाभे पालने च। पृथ्वी मतलब आप उसको अर्थ समझ लीजिए, तो कोई भी किंगडम को पाने और उसको गवर्न करने के लिए, पाने और पालन करने के लिए एक उपयुक्त साधन अर्थशास्त्र के रूप में कौटिल्य चाणक्य ने हमें दिया है। सो वी सॉ दैट। फिर हमने ये भी देखा था कि अर्थ का अर्थ क्या, तो अर्थ इज वृत्ति। वृत्ति मतलब क्या? वृत्ति हमने देखा था कि जो प्रोफेशंस है, वोकेशंस है, जिससे आजीविका हो, जिससे सैलरी मिले, जिससे लाइवलीहुड चले, उसको वृत्ति कहते हैं, उसको अर्थ कहते हैं। और दूसरा हमने अर्थ का अर्थ देखा था भूमि। भूमि मतलब बेसिकली किंगडम, लैंड, टेरिटरी, व्हाटएवर यू कॉल विद इन द बाउंड्रीज, आपका जो आप अधिपात्य जिससे कह सकते हो, आज के परिप्रेक्ष्य में वो राष्ट्र भी कहा जाएगा, ठीक है। तो उसके पालन के लिए, उसको पाने और पालन के लिए जो शास्त्र लिखा गया है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ये हमने देखा था। अच्छा, पिछली बार हमने पढ़ना शुरू किया था, मैंने कहा था पहला चैप्टर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, पर एक चीज मैं बताना रह गया था, जो 15वें चैप्टर, जो अंत का जो चैप्टर था जिसपे पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें 2 श्लोक थे जो मुझे लेने थे, वो रह गया था, तो आज मैं उसी से शुरू करती हूँ। तो हमने ये देखा था कि मनुष्याणाम वृत्ति, जो लाइवलीहुड की बात कही थी, और मनुष्यवती भूमि इति अर्थ, भूमि को भी अर्थ कहा जाता है, किंगडम को अर्थ कहा जाता है, और आजीविका को कहा जाता है। अच्छा, और ये जो शास्त्र है वो भी 5वें जो 15वां चैप्टर है उसके अंत में ये है कि एवं शास्त्रमिदं युक्तम एथा भी तंत्र युक्ति भी अवाप्त पालने चोक्तम च उक्तम लोकस्य अस्य परस्य च। बेसिकली कौटिल्य कह रहे हैं कि ये शास्त्र क्यों लिखा गया है। अगेन जो पहले कहा है ना उन्होंने कि पृथ्व्या लाभे पालने च, एग्जैक्टली वैसे ही है। वो कह रहे हैं अवाप्तो इज टू गेट, एक्वायर, पालने टेक केयर ऑफ, गवर्न करना, च उक्त, उक्त मतलब बोलना। तो कोई भी राष्ट्र को पाने और पालने, अच्छा राष्ट्र नहीं, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लोकस्य अस्य परस्य च। लोकस्य मतलब पृथ्वी, बेसिकली दुनिया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये दुनिया या द दुनिया बियॉन्ड, ये विश्व या इस विश्व के बियॉन्ड आप कोई भी कुछ भी पाना चाहो, कुछ भी पाना चाहो और उसका पालन करना चाहो, उसके लिए ये शास्त्र लिखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी विच इज दिस वर्ड, but it also has an element of adhyatma which will lead you to moksha, is something, इस एंगल पे वो कह रहे हैं इट इज नॉट अ मोक्ष शास्त्र, पर उसमें जो धर्म की परिभाषा है वो अगर समझो, वैसे आप रहो, तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी अगर आप अपने धर्म के हिसाब से चलो। सो दिस इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, धर्मम अर्थम च कामम च प्रवर्तयति पाति च, अधर्म अनर्थ विद्वेषानिदं शास्त्रम निहंति च। धर्मम अर्थम च कामम च प्रवर्तयति, प्रवर्तयति मतलब उसको एस्टैब्लिश करना, उसको बताना कि अच्छा ये धर्म है, ये काम है, ये आपका, इसका अर्थ है, इसका अर्थ धर्म है, इसका अर्थ काम है, एक तो उसे एस्टैब्लिश करना, फिर उसको अपहोल्ड करना मतलब एंश्योर करना कि जो राजा है वो इस काम में लगा रहे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इदम शास्त्रम,
इदम शास्त्रम, ये जो शास्त्र है वो क्या करता है, धर्मम अर्थम च कामम प्रवर्तयति, उसको एस्टैब्लिश करता है। और पाति, पाति मतलब पाति इज टू प्रोटेक्ट। हम कहते हैं ना पाही माम मतलब प्रोटेक्ट मी, तो पाति मतलब शास्त्र बचाता है या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और निहंती, निहंती मतलब स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन व्हाट, अधर्म अनर्थ विद्वेष, अधर्म अनर्थ जैसा जो भी है उसको स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन मतलब क्या, बेसिकली वो हमें बताता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है, काम क्या है, और धर्म विरुद्ध काम क्या है, इसकी परिभाषा देता है। और इसको कैसे बचाएं, कैसे जिए हमारे जीवन में, ये बताता है, ये शास्त्र है। अच्छा, इसके बाद का हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली महत्वपूर्ण श्लोक है, वो क्या है, वो कहते हैं ये न शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराज गता च भूहु। अच्छा, च का अर्थ है एंड, ठीक है। तो सॉरी, ये न शास्त्रम, ये न मतलब बाय हूम, शास्त्रम च शस्त्रम च, शास्त्र और शस्त्र, और क्या, भूमि, कैसी भूमि, नंदराज गता, धनानंद, हम जो कहते हैं ना कि नंदराज जो थे, जो मगध के राजा थे, नंदराज धनानंद, उनको हराकर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया। तो वो कह रहे हैं कि ये शस्त्र शास्त्र और जमीन जो नंदराज के पास चली गई थी, उसको अमरशेण, गुस्से में, पैशन से, उसे गुस्से में उद्धृतानी मतलब बचाना, वापस लाना, ठीक है, उसको बचाकर वापस लाना। जिसने आशु मतलब जल्दी से, फटाक से जिसने ये किया। प्रियंका जी आप थोड़ा म्यूट पे जाएंगे प्लीज। तो जिसने शस्त्र शास्त्र और नंदराज के पास जो भूमि चली गई थी, उनको गुस्से में बचाया, जल्दी से बचाया, उसके द्वारा ये शास्त्र बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं, हमको हिस्ट्री से ये थोड़ा पता है कि वो किसने किया था, चाणक्य ने किया था। तो वो जो नंदराज वाले जो चाणक्य है, वही ये कौटिल्य है, इतना तो ये इससे प्रूव होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है जिससे ये प्रतिपादित होता है कि ये जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सब एक है। वो कैसे होता है, वो अगर आप उसी इसमें देखो ना, तो हमारी जो पुस्तक है उसके पेज नंबर एकदम एंड में अगर आप चले जाओ, आई थिंक पेज नंबर 946 है। एकदम जहां अंत होता है इसका, वहां पे और एक बात बताई गई है, पेज नंबर 947 पे। इसमें देखिए 78, 79 और 80 ये हमने अभी देखा, ठीक है। ये जो मैंने श्लोक वहां पे लिखे थे वो 78, 79, 80 है जो यहाँ पर आए हैं। उसके बाद एक छोटे अक्षरों में है, या कहाँ पे गया, नहीं, एकदम एंड में, कौटिल्य अर्थशास्त्र समाप्त, ये जो लाइन है ना, इसके पहले आता है दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिम बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम स्वयमेव विष्णुगुप्तः चकार सूत्रम च भाष्यम च। तो कैन आई रिक्वेस्ट आप ये म्यूट पे चले जाएं जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि ये डिस्टर्बेंस ना आए इसमें। ओके, सॉरी। तो दृष्टवा, ये देखकर कि विप्रतिपत्तिम बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकारणा, कि सूत्र थे, सूत्र कैसे होता है ना, सूत्र एक छोटी छोटी लाइनें होती है, उन लाइंस को आप समझाओ ताकि जो साधारण लोग, जो मनुष्य हैं, उनको समझ में आए कि इसका क्या अर्थ होता है। उसके लिए भाष्य करा जाता है। भाष्य इज बेसिकली कमेंट्री, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये देखते हुए कि ये अर्थशास्त्र के जो सूत्र हम तक पहुंचे हैं, उसमें इतना अलग अलग सबका था कि विप्रतिपत्तिम हो गया था। बेसिकली कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इतना सारा उसमें डिसोनेंस हो गया था। इसीलिए वो सब देखते हुए उससे अर्थशास्त्र को, टू गिव अस अ क्लीनर वर्जन, अ मोर क्लीनर, अ मोर अलाइंड, अ मोर कंसिस्टेंट वर्जन, स्वयं किसने, विष्णुगुप्त, स्वयं विष्णुगुप्त ने ये भाष्य और सूत्र लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र।
तो इससे भी ये प्रतिपादित होता है, इससे भी ये प्रूव होता है कि विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य ये सब एक है। और कौन है जिन्होंने नंदराज को हराया था, जिसने मौर्य साम्राज्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया था और नंदराज जो मगध के राजा थे उनको हराया था। ठीक है, तो दिस इज मोर अ हिस्टोरिकल पॉइंट हियर। लेट्स गो बैक अपना जो हम अर्थशास्त्र का की पढ़ाई शुरू कर रहे थे। अच्छा, अब आज से जो शुरू होगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ये पार्ट। तो इसका नाम है, इस चैप्टर का जो सेकेंड चैप्टर है, दिस इज ऑन पेज नंबर, मैं बताती हूँ, ये है पेज नंबर, अरे आ क्यों नहीं रहा है, अरे पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पे है। इसमें लिखा है दूसरा अध्याय, विद्या समुद्देश्य। विद्या एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज भी नहीं, बेसिकली एजुकेशन। सो दिस इज अबाउट एजुकेशन, दिस इज गोइंग टू टेल अस अबाउट एजुकेशन। सो नाउ व्हाट डू दे से, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जो एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ाना चाहिए, किस टाइप के कोर्सेज होने चाहिए जिससे होलिस्टिक वेलबींग, होलिस्टिक ग्रोथ, ये सब की हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि चाणक्य जो बात कह रहे हैं वो पृथ्व्या लाभे पालने च, मतलब ये राजाओं के लिए है, जो प्रिंसेस हैं, जो युवराज है, उनके पढ़ाई के विषय में वो कह रहे हैं। आज की दृष्टि से देखा जाए तो दिस इज फॉर लीडर्स, दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी लीडर्स, राइट, उनके लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखो चाणक्य सूत्र बहुत सारे लीडरशिप कोर्सेज वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, तो अब वो क्या कह रहे हैं, लेट्स लुक एट इट। पहला स्टेटमेंट, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति च इति विद्या। तो ये तो उन्होंने पहला एक स्टेटमेंट दिया कि क्या विद्या है। विद्या मतलब आपको जो एजुकेशन पढ़ाया जाता है वो क्या क्या पढ़ाना चाहिए। तो वो कहते हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये चार चीजें। आन्वीक्षिकी, वील कम टू दैट, वो अभी हम डिटेल बेस्ड चैप्टर में देखेंगे, तो आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर नाउ। त्रयी, त्रयी मतलब जो त्रयी जो वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन वेद। वार्ता, हमने कहा था वृत्ति, वृत्ति आजीविका से कंसर्न है, आजीविका से रिलेटेड है। तो आजीविका से ही कंसर्न, वृत्ति से कंसर्न जो शब्द है वो है वार्ता, बेसिकली आजीविका से रिलेटेड, बेसिकली एवरीथिंग टू डू विथ ट्रेड, इकोनॉमिक्स, ये सारा जो है ना, जो बिजनेस इस कैटेगरी में जो आता है वो सारा वार्ता कहा जाता है। ठीक है, और एंड में है दंड नीति। दंड नीति क्या है, पॉलिटिक्स, पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ठीक है, तो कहते हैं क्या क्या पढ़ाना चाहिए, बेसिकली वो कहते हैं विद्या में क्या क्या आता है। विद्या में आता है आन्वीक्षिकी, त्रयी जो धर्म का ग्रंथ है, वार्ता जो अर्थ के लिए है, इकोनॉमिक्स, ट्रेड के लिए है, और दंड नीति जो गवर्नेंस के लिए है, ये सारा इसमें आता है। ठीक है, ये सारे विद्या कहे जाते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं त्रयी वार्ता दंड नीति च इति मानवाः त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षति इति। मानवाः, मानवाः मतलब मनु नामक जो एक ऋषि है, उनके जो शिष्य है, द स्कूल विच वॉज फाउंडेड बाय ऋषि मनु। अच्छा, ये वो अपने मनुस्मृति वाले मनु है या दूसरे मनु है, ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती। ठीक है, बट प्रोबेबली कोई अर्थशास्त्र में भी किसी ऋषि ने किसी ऋषि का नाम मनु रहा होगा, या मे बी ही रिफर्स टू द मनुस्मृति वाले मनु। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ दैट। ठीक है, परंतु वो क्या कहते हैं कि मनु, उस स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मनु सेज, व्हाट डज इट से, त्रयी वार्ता दंड नीति इति, दंड नीति च इति। ये चार की आवश्यकता नहीं है, आप केवल तीन पढ़ाओ। ये तीन कौन से हैं, त्रयी जो वेद पढ़ाने, वार्ता ट्रेड इकोनॉमिक्स के लिए, और गवर्नेंस के लिए। ठीक है, वो कहते हैं ये तीन काफी है। क्यों तीन काफी है, क्योंकि वो कहते हैं जो आन्वीक्षिकी है ना, वो तो त्रयी का ही भाग है। ठीक है, आन्वीक्षिकी त्रयी का ही भाग है, इसलिए आपको और कुछ पढ़ाने की, उसको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये वो कह रहे हैं। फिर बृहस्पत्या, अभी वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद का आता है वार्ता दंड नीति च इति बृहस्पत्या। अच्छा, नाउ देयर इज अ रीजन मैं ये सब इसलिए क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो किस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
मतलब अगर आप आज भी देखो तो कोई भी आप कोई भी प्रिमाइस को प्रूव करना चाह रहे हो, फिर वो मैथमेटिक्स में हो, लॉ में हो, कुछ भी हो, तो आपको हर एक पक्ष का क्या मत है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और फिर उसको हर एक को लेके उसको आप कहोगे नहीं, व्हाई इज दिस नॉट वैलिड, व्हाई इज दिस नॉट वैलिड, एंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई इज इट वैलिड। ठीक है, तो ये उस प्रकार का एक स्ट्रक्चर उन्होंने हमारे सामने रखा है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा ये ध्यान देके पढ़ रही हूँ कि वो सबके मत किस तरीके से लाते हैं। द अदर थिंग इज फॉर आवर ओन थिंकिंग, पॉसिबल है हमारे में से किसी को लगे कि नहीं नहीं ये कौटिल्य कह रहा है वो शायद सही हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है, जो कोई और का मत है वो भी सही हो सकता है। ठीक है, सो दिस विल हेल्प अस थिंक बेटर एज वेल। तो एनीवेज, तो उसके बाद वो कहता है वार्ता दंड नीति चेति बृहस्पत्या। बृहस्पत्या तो बृहस्पति गुरु, अच्छा इसमें ये बृहस्पति अपने गुरु वाले बृहस्पति हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे ऋषि होंगे बृहस्पति, जिन्होंने ये स्कूल ऑफ थॉट फाउंड किया है, जो उनके शिष्य हैं, जो उनकी बात को मानते हैं और आगे चलते हैं। दैट स्कूल ऑफ थॉट इज कॉल्ड बृहस्पत्य, और उसको मानने वाले बृहस्पत्या। तो बृहस्पत्या क्या कहते हैं, वार्ता दंड नीति, वो कहते हैं त्रयी की भी आवश्यकता नहीं है, ये वेद पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक राजा के लिए उसे ट्रेड और इकोनॉमिक्स बताओ, उसे पॉलिटिकल गवर्नेंस बताओ, दैट इज इनफ। आपको त्रयी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है त्रयी पढ़ाने की आवश्यकता, तो वो कहते हैं सवर्ण मात्र ही त्रयी लोक यात्रा विद। लोक यात्रा विद मतलब हम कहते हैं ना वर्ल्डली वाइज, स्ट्रीट स्मार्ट। वर्ल्डली वाइज जो लोग हैं, जो जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लोगों के साथ काम कैसे निकलवाना, वो वेरी स्मार्ट, बहुत समझदार ऑलरेडी है इन सब मामलों में। इनके लिए त्रयी जो है ना वो केवल एक सवर्ण है, एक कवरिंग है। और कवरिंग क्यों है, तो अच्छा बृहस्पत्य स्कूल जो है इस पे हम थोड़ा और बात करेंगे। ये जो चारवाक, एक हमारे जो षड दर्शन है, ठीक है, और उसके अलावा 3 दर्शन, वी हैव आस्तिक दर्शन एंड वी हैव नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन में हमारे ये सारे आते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, इसके अलावा जो आस्तिक दर्शन मतलब जो वेदों के अधिपात्य को मानते हैं, नास्तिक दर्शन जो वेदों के अधिपात्य को नहीं मानते। इसमें आते हैं बौद्ध, जैन और चारवाक को बृहस्पत्य भी कहा जाता है। तो वो लोग वेदों के अधिपात्य को नहीं मानते। तो ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहा जाता है, वो ये स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं कि अरे ये सब बकवास है, स्क्रिप्चर्स वगैरह बकवास है, रिलीजन वगैरह बकवास है, ये दुनिया वो दुनिया, स्वर्ग नर्क, ये सब बकवास है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी दैट इज द ट्रूथ। प्रत्यक्ष प्रमाण इति, प्रत्यक्ष प्रमाण है और कोई नहीं, जो आपको दिखता है वही प्रूफ है। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहते हैं कि ये केवल एक सवरण है, एक क्लॉक है, एक कवरिंग है, त्रयी जो है। क्यों, क्योंकि कोई आपको नास्तिक ना कहे, इसलिए आना ना आना इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको जीवन जीने के लिए तो केवल और केवल वार्ता और दंड नीति ही काफी है। वो जो चारवाक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं, बेसिकली चारवाक स्कूल ऑफ थॉट इज द मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, दैट ये है वो है बेसिकली। आज लॉट ऑफ अस लिव बाय दिस फिलॉसफी एंड वील डिस्कस दैट मोर, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग भाग है जो आन्विक्षिकी में चाणक्य के है। अच्छा, तो ये मानवा स्कूल का हो गया, बृहस्पत्या का हो गया। अब वो कह रहे हैं दंड नीति ही एक विद्या इति औषनसाः। उष्णा ऋषि शुक्राचार्य, हमने पिछली बार बात कही थी ना कि वो शुरू ही होता है नमः शुक्र बृहस्पत्याभ्याम, बृहस्पतिभ्याम, इससे हमने देखा था कि शुरू हुआ था। तो शुक्र और बृहस्पति, ये जो शुक्र नीति, वो मतलब ये उष्णा जो है वो शुक्राचार्य के लिए कहा जाता है, शुक्र नीति। सो दीज गाइज आर आल्सो वेरी प्रैक्टिकल, उनका वॉर स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे होते हैं, जो आज भी कई बार पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो वो स्कूल ऑफ थॉट है, जो शुक्राचार्य की स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं वार्ता की भी आवश्यकता नहीं है, केवल दंड नीति, केवल गवर्नेंस आ जाए ना आपको तो सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि आप अगर गवर्न करना ढंग से जान लो तो आप वार्ता भी मैनेज कर सकते हो, ऐसा शुक्राचार्य के स्कूल का मत है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं तस्यां ही सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति। एक सेकेंड, जैसे मैं कह रही थी कि वो कहते हैं प्रतिबद्धा इज डिपेंडेंट,
ठीक है, तो वो कहते हैं अगर दंड नीति आपको आ जाए ना, आपको सही से गवर्न करना आ जाए, आपको पॉलिसी मेकिंग सही से समझ आ जाए, तो बाकी आप वार्ता कह लो, धर्म कह लो, ये सब दंड पॉलिटिकल गवर्नेंस पर ही आधारित है। इसलिए आपको अलग से वो सीखने की आवश्यकता नहीं है, पीपल विल डू इट फॉर यू। व्हाट यू नो नीड टू डू एज अ किंग इज टू जस्ट एंश्योर यू आर एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, यू आर एन एक्सपर्ट इन गवर्नेंस। वो आपको समझ आ जाए उतना काफी है, क्योंकि वही सबका बेस है, वो शुक्राचार्य के स्कूल का मत है। अच्छा, अब कौटिल्य का कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं चत्र एव विद्या इति कौटिल्यः। चाणक्य कहते हैं कि नहीं, कोई कहे 3 2 1, ऐसा मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं कि ये चारों के चारों जो है ना वो पढ़ाना चाहिए। चत्र एव विद्या, चत्र मतलब 4, एव विद्या इति कौटिल्य, ये चारों के चारों विद्या है। क्यों चारों के चारों विद्या है? वो कहते हैं ताभि धर्मार्थौ यत् विद्या तत् विद्यानां विद्या तत्वम। क्योंकि ये चारों जब आपको समझ में आए ना, तब आपको ढंग से धर्म अधर्म, अर्थ अनर्थ, इसकी समझ आ जाएगी। वो जो डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज, जो विवेक बुद्धि की हम बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड कि सही क्या है गलत क्या है, तो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग विच विल टेल अस कि ये सही, दिस इज द राइट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, दिस इज द रॉन्ग मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, ये सही पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। ये समझ जो है, जो विवेक बुद्धि है, वो इन चारों को हम जब साथ में पढ़े तभी आती है, और उसी को विद्या कहा जाता है, जिससे धर्म अधर्म, अर्थ अनर्थ की समझ आ जाए, उसी को विद्या कहते हैं। इसलिए ये चारों जो है ना, इन चारों के समन्वय से ये समझ आ सकती है, इसलिए ये चारों ही विद्या है। उसके बाद वो कहते हैं अन्वीक्षिकी, वो उस पर जाते हैं कि अन्वीक्षिकी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रयी धर्म अधर्म, ये तो हमें बहुत समझ में आ जाए है ना, वो वेद धर्म की बात है, जो आप रिचुअल्स करो, धर्म क्या है धर्म क्या है, वो उससे आपको पता चल जाएगा। ट्रेड इकोनॉमिक्स अगेन वेरी वेल अंडरस्टूड, दंड नीति अगेन वेरी वेल अंडरस्टूड। सो दिस पार्ट विच इज एक्चुअली इंस्टिलिंग विवेक बुद्धि, ही सेज इज अन्वीक्षिकी। ठीक है, अच्छा, अन्वीक्षिकी ये शब्द का अर्थ क्या है ये हम जरा देखते हैं, क्योंकि अन्वीक्षिकी अंडरलाइंस हिज एजुकेशन पॉलिसी, और व्हाट ही प्रपोजेस इज द एजुकेशन पॉलिसी फॉर अ किंग। ठीक है, तो मैं उस स्लाइड पे जाती हूँ। अच्छा, इस पे मैं एक बार बता दूं, फिर आपको कोई भी प्रश्न होगा ना, वील टेक इट नाउ, बिकॉज ये अन्वीक्षिकी समझना बहुत बहुत आवश्यक है, केवल अर्थशास्त्र के लिए नहीं, तो हमारे स्वयं के जीवन के लिए भी, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। और वो हम कैसे कर सके इज देन अनदर क्वेश्चन, बट जस्ट for something for us to know, yeah. तो अन्वीक्षिकी अरे अनु इच्छा थंस, ये ठीक है, ये जाने देते हैं इसका, बट बेसिकली अन्वीक्षिकी को कहा गया है शब्द कल्पद्रुमा, जो जिसमें बहुत सारे सिनोनिम्स दिए जाते हैं, इट्स लाइक अ थिसॉरस, क्या? तो शब्द कल्प डिक्शनरी इज अ बेटर वर्ड, नॉट इवन थिसॉरस, डिक्शनरी फॉर संस्कृत, वैसे ही वाचस्पत्य में डिक्शनरी फॉर संस्कृत। तो उसमें क्या कहा गया है? अन्वीक्षिकी इज अ तर्क विद्या। तर्क विद्या वी नो, लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। तो वो कहता है अन्वीक्षिकी इज क्रिटिकल रीजनिंग। उसका क्यों, अच्छा क्यों कहते हैं critical reasoning? So I will just read some of the definitions. Anviksham kurute yasmat tasmad anvikshiki स्मृताः। अन्वीक्षा मतलब क्या? अन्वीक्षा, अच्छा, ईक्षा is to see, ठीक है, वीक्षा is to search, तो to see, to search, to go deep, अन्वीक्षा is to go deeper। ठीक है, किसी चीज को आप ध्यान में रखो, कोई प्रश्नों को आपके सामने रखो और उस पर सोचो, उस पर डीप इंक्वायरी करो, उसका अन्वेषण करो, ठीक है, उसको अन्वीक्षाम कहा जाता है। तो वो शास्त्र, वो टेक्निक या वो प्रयोजन जिससे अन्वीक्षा होती है, इसलिए उसको अन्वीक्षकी कहा जाता है। तो अन्वीक्षाम कुरुते, डीप इंक्वायरी होती है जिससे, उसको अन्वीक्षकी कहा जाता है। ठीक है, ये उसका अर्थ है। फिर और एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं, जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है ना, उसको मैं पढ़ रही हूँ। प्रत्यक्ष परोक्षाभ्याम इक्षितस्य अर्थस्य अनुपश्चात ईक्षणम
अन्वीक्षा सा प्रयोजनम यस्यास्या अन्वीक्षकी। अच्छा, आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा संस्कृत में बता रही हूँ, मैं सीधा सीधा बता दूं, ठीक है। आई थिंक ये कारण मैं संस्कृत में इसलिए जा रही हूँ ताकि अपने को न्यूएंसेस पता चले, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन तो अवेलेबल है ही जो हम सब पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है वो ट्रांसलेशन हम पढ़े उसके बजाय अगर हम शब्दों का अर्थ, संस्कृत का जो न्यूएंस समझे ना, तो कदाचित हमको वो जो टॉपिक है, वो शब्द का अर्थ है, वो ज्यादा हमें ढंग से समझ आएगा। इसलिए आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ संस्कृत हियर, एंड आई थिंक एनीवेज इट्स टाइम वी ऑल स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू अ लिटिल बिट ऑफ संस्कृत। तो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है इसका। खैर, तो प्रत्यक्ष परोक्षाभ्याम इक्षितस्य अर्थस्य, कोई भी वस्तु का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इज डायरेक्ट, जो आपको दिख रहा है सामने, परोक्ष इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग टू किसी भी वस्तु का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मीनिंग पर अन्वीक्षा करना, उसका अर्थ सोचना, टू सी अच्छा एग्जैक्टली क्या है, इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिख रहा है उसमें व्हाट इज इट दैट इज द ट्रूथ, getting to that root cause, getting to that minute understanding of a topic, of a word, of a situation, of an issue, anything. इक्षणम अन्वीक्षा, जो दिख रहा है डायरेक्ट या जो समझ आ रहा है इनडायरेक्टली, उसको ढंग से समझना, जिस शास्त्र का या ये प्रयोजन है उसको अन्वीक्षकी कहा गया है, ठीक है। बेसिकली किसी भी वस्तु जो हमें दिख रहा है उसका एनालिसिस कर उसको ढंग से समझना कि क्या कारण हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, इसके पीछे क्या हेतु हो सकता है, एग्जैक्ट इस परिस्थिति में सही क्या है, गलत क्या है। अच्छा, अब ये जैसे मैंने कहा, ये राजा के लिए उपयुक्त शास्त्र है ना। तो राजा का सबसे बड़ा काम क्या है, जजमेंट देना, जस्टिस देना। तो जो राजा जस्टिस देता है उसको तो ये समझ आनी बहुत ही आवश्यक है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। आपके सामने इतने सारे लोग आएंगे, सब लोग दे विल मेक देयर केस, ठीक है। लव नोज इवन बेटर, एवरी पिटिशनर विल हैव हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों कोई कि हमारी बात क्यों सही है। ये सबका निचोड़ निकाल कर ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायस द किंग, sometimes in a situation where you don't even have complete information, ठीक है। अगर आपके पास 100% नॉलेज है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तब तो आपको विवेक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इजी। बट मोर ऑफन देन नॉट आपके पास ये 100% ज्ञान तो होगा ही नहीं, 100% ट्रांसपेरेंसी होगी ही नहीं। तो इन दैट लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज आप कैसे सही से डिसीजन लो, that requires you to have a very deep understanding of things, that requires you to be able to have that deep understanding of things। और चाणक्य कहते हैं अन्वीक्षकी उसका काम है। अन्वीक्षकी बेसिकली वही है, the science of thinking, the science of reasoning, the tool for reasoning, ठीक है। तो ये अन्वीक्षकी का अर्थ है। अब टूल फॉर रीजनिंग क्या मतलब, क्या ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उसके अंदर इनपुट डालूंगी और आउटपुट मुझको विवेक बुद्धि आ जाएगी, ऐसा तो कोई वो टूल है नहीं, ठीक है। उसका अर्थ भी यही है कि उसमें मैं कुछ ऐसा पढ़ूं जिससे मेरी वो क्रिटिकल थिंकिंग जो भी है वो डेवलप होती रहे, ठीक है। ये उसका अर्थ है। तो उसके क्या भाग है अन्वीक्षकी के। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू द भाग्स ऑफ अन्वीक्षकी, सबको क्लियर है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? इज माई पेस ऑल राइट, या बहुत जल्दी जा रही हूँ, बहुत मतलब थोड़ा स्लो जाऊं, तो मुझे आप बताइए, क्योंकि ये जो फंडा है अन्वीक्षकी का वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इज एवरीबडी गुड विद द पेस? सबको ठीक है ना, जो मैं कह रही हूँ समझ आ रहा है? ईशानी, मे आई आस्क इफ अन्वीक्षकी इज सिमिलर टू इंटेलेक्ट और इंटेलेक्ट अ कंपोनेंट ऑफ इट? इंटेलेक्ट इज बुद्धि, ठीक है। अन्वीक्षकी इज द आर्ट ऑफ इंस्टिगेटिंग योर बुद्धि टू थिंक ऑब्जेक्टिवली, इज व्हाट आई वुड से, ठीक है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि सोचती है, उस सोच को प्रभावित करती है अन्वीक्षकी। इज दैट क्लियर ईशानी? तो इट डील्स विथ योर बुद्धि, इट गेट्स यू द विवेक, द डिस्क्रिमिनेशन इन योर बुद्धि, कि आप कैसे सही से सोचो। अन्वीक्षकी is the process to get to wisdom, correct? To get to Vivek Buddhi. Now, even in the process, I will say that process is actually ऐसे कोई direct process नहीं है, ठीक है। It will eventually boil down to an individual कि वो कैसे वो करे, परंतु अन्वीक्षकी is that group,
is that collection of subjects, collection of skills which a king or anybody of us needs to have, जिससे हमारी जो ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू करे. तो दैट इज व्हाट आन्वीक्षिकी है. ठीक है, वेरी सिंपली पुट, दैट which helps us develop objective critical analytical thinking is anvikshiki. ठीक है, क्लियर? एवरी सबको क्लियर हो गया? So then I'll move ahead and we'll see what is anvikshiki. anvikshiki के भाग क्या? ठीक है, ओके. तो कहाँ थे हम? सॉरी. हाँ, तो कि वो क्या कहते हैं कि चारों विद्या है और कहते हैं कि आन्वीक्षिकी कि इससे हमको धर्म अर्थ इस सब का पता चलता है वगैरह वगैरह. फिर ही से दिस इज 10th लाइन इन द सेकंड चैप्टर. सांख्यम योगो लोकायतम च इति आन्वीक्षिकी. सांख्य योग लोकायतम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. सांख्य मतलब क्या? अच्छा, हम ये जो षड दर्शन की बात करें, ठीक है, ये षड दर्शन क्या है? दर्शन मतलब क्या? सबसे पहली बात तो ये जो हम फिलॉसफी कहते हैं, है ना, हम कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी. फिलोसफी वी थिंक ऑफ इट एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह वगैरह. व्हाई डू यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट? सो दैट यू अंडरस्टैंड ट्रूथ. दैट इज द अल्टीमेट गोल. ठीक है, तो वेदों को समझने के लिए 6 स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए हैं भारत में. ठीक है, ये 6 स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से हैं? पूर्व मीमांसा, जो बेसिकली कर्मकांड वाला पार्ट है. ये कर्मकांड के द्वारा मुक्ति, कर्मकांड के द्वारा सत्य की पहचान, उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं. उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा इज द वेदांत पार्ट, कि उपनिषद वगैरह से जो हम अद्वैत एक्चुअली सिर्फ अद्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैत, ये सारा जो इसमें आता है, दैट पार्ट, उपनिषदिक पार्ट, जिससे हम सत्य की पहचान कर सकें, दैट इज उत्तर मीमांसा. ठीक है, उत्तर क्योंकि वो अंत में आता है, तो वेदांत की जो हम बात करते हैं. उसके अलावा देयर इज न्याय और वैशेषिक. अच्छा, न्याय, अच्छा, आन्वीक्षिकी को न्याय शास्त्र भी कहा जाता है इन अ वे, क्योंकि न्याय क्या है? न्याय इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमारा है कि प्रमाणों द्वारा, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमाण, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रूफ्स द्वारा सत्य पर आना, उसको न्याय कहा जाता है. और जो न्याय शास्त्र हमारा जो है, उसमें पूरा वाद विवाद कैसे करना, डिस्कशन कैसे करना, कैसे कोई वाद है वो सही है या गलत है वो समझना, किस तरीके से एनालॉजीज करना, किस तरीके से प्रमाणों को समझना, ये सारा न्याय शास्त्र का भाग है. इन अ वे आज जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, कि जो हमारा पीनल कोड वगैरह वगैरह ये सारा जो है, उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. तो सम लॉयर्स आर बेटर एट आर्ग्यूइंग देन अदर्स. They will be able to tell you exactly क्या सही है क्या गलत है, very crystal clear, bringing out the right points. Some others what they will do, आपको घुमाते रह जाएंगे, है ना. They will ऐसी बातें करेंगे कि ना कोई हाथ है ना पैर है, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज करके रख देंगे. तो उसको कैसे समझे? कई बार वो भी करना पड़ता है. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा वो न्याय शास्त्र में दिया हुआ है. अगेन दैट हेल्प्स अस थिंक क्लियरली, है ना. दैट विल हेल्प अस again structure our thoughts, come to the right kind of conclusion वगैरह वगैरह. तो न्याय भी कहा जाता है कई बार. sometimes आन्वीक्षिकी is equated with न्याय as well. यहाँ पे न्याय डायरेक्ट दिया नहीं गया है, but I'll come to that. But anyways, I was saying 6 दर्शन. So other is वैशेषिक, तो वैशेषिक is a part of न्याय. Anyways, आप ये सब पढ़ सकते हो, I'm not getting into the depth of it. The other is सांख्य योग. सांख्य और योग ये भी दर्शन है. दर्शन का अर्थ है, जैसे मैंने कहा, दर्श, to see what? The truth. Arrive at the truth, that is through darshan, which is philosophy. अच्छा, अब सी मतलब क्या? क्या पढ़ोगे तो आपको सत्य पता चल जाएगा क्या? नहीं. These are all ways to discipline, to exercise, to cultivate your mind, your buddhi, to be able to grasp that reality, to be able to make sense of the things that is given to you. ठीक है, assimilation, ग्रहण की जो हम बात करते हैं, एक ही वस्तु जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं. ठीक है,
एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को दो लोग देख रहे हैं, बट फिर भी एक बंदा कुछ और समझ के जाता है, दूसरा बंदा कुछ और समझ के जाता है। और मैंने इस पे ब्लॉग लिखा है, तो आई जस्ट ब्रिंग दैट एग्जांपल हियर। जब लोग गीता पढ़ते हैं, तो एक जन जब गीता पढ़ता है या पढ़ती है, तो वो देखेगा अच्छा इसमें अर्जुन को अपना धर्म कैसे कैसे किसी को भी अपना धर्म निभाना चाहिए, और कैसे कोई भी अपने लिए कुछ भी ये ना रखते हुए निश्रेयस होकर करना चाहिए, ये एक जन समझेगा। दूसरा जन ये कहेगा देखो कृष्ण ने अर्जुन को भड़काया लड़ने के लिए, ठीक है। सो फॉर वन इट्स अ मुक्ति शास्त्र, एंड फॉर अदर इट इज लाइक अरे ये देख कैसे भड़का रहा है उसको वॉर करने के लिए, है ना, एंड देन इट बिकम्स अ कम्युनल शास्त्र। सेम चीज, तो वो किसके कारण है? वो आपकी बुद्धि, ऑफ कोर्स बुद्धि की क्वालिटी के कारण है, पर आपके विवेक बुद्धि के कारण भी है। और चाणक्य कहते हैं कि विवेक बुद्धि जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस। नाउ हाउ प्रैक्टिस? बाय स्टडीइंग द राइट काइंड ऑफ थिंग। और टू स्टडी द राइट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स में वो एक सांख्य की बात करते हैं। नाउ सांख्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। सांख्य जो है ना, आई विल जस्ट फ्लैश अ स्लाइड हियर कि सांख्य का एक्चुअली हम लोग ने जब गीता सेशन किया था, तो आई थिंक जयती ईशानी आप लोग को पता होगा, हमने वो डिटेल में करा था कि जो 24 तत्व, जो 25 तत्व जो है सांख्य के, की पुरुष, प्रकृति, और फिर वहां से नीचे जाते हुए सत्व, रजस, तमस, और हाँ वो सारा हमने उसमें डिटेल में किया था। वी नॉट गो इनटू द डिटेल, आई जस्ट फ्लैश वन स्लाइड टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज। तो सांख्य के द्वारा ये है कि कोई भी वस्तु जो आप देखते हो, कोई भी वस्तु, इवेंचुअली देयर इज अ रूट कॉज ऑफ इट, ठीक है, एंड रूट कॉज ऑफ इट समहाउ कम्स फ्रॉम दिस 25 तत्व। वेरी सिंपली अंडरस्टूड, इट सेज दैट देयर इज अ ड्युअलिटी। एक है पुरुष विच इज द इनएक्टिव एलिमेंट, जो हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा है वो है मूल प्रकृति, द एक्टिव एलिमेंट विच इज द नेचर, द प्रकृति दैट यू सी, ठीक है। वो प्रकृति से ही बुद्धि आती है, बुद्धि से अहंकार, व्हेन अहंकार कम्स दैट्स व्हेन वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, अच्छा ये मैं, ये मेरा, ये किसी और का, ठीक है। वो जो अहम इज आई, द आईनेस दैट कम्स टू दैट, एंड देन वो उसमें रजस, तमस, प्रकृति, ये जो हमारे सारे प्रॉपर्टीज हैं कि हम कहते हैं कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, विच इवेंचुअली शोज इन व्हाट वी लाइक, हाउ वी एक्ट, हाउ वी थिंक, वगैरह वगैरह, जो गीता में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। सो दीज गुणास आर एसोसिएटेड विद द प्रकृति एलिमेंट। पुरुष को कुछ नहीं होता है, पुरुष इज वेरी इनएक्टिव, वो केवल साक्षी है, ऐसा कहा जाता है। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि एवरीथिंग इवेंचुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सत्व, रजस, तमस, ठीक है, एंड तन्मात्रास वगैरह। So anyways, I'm not going into the detail of this, but a key aspect of Sankhya is Satkaryavad. What is Satkaryavad? Very simply put, it says कि कोई भी आपको अगर इफेक्ट दिखता है, तो there is a cause for it, ठीक है, and the cause eventually comes from the active element, which is the basically from this 25 tattva, somewhere that comes. So basically, it leads you to what we call the, oh sorry, did I share the screen or not? No. शेयर नहीं हुआ ना? oh sorry, तो आप बोल नहीं रहे हो कोई मुझे? अब दिखाई दे रहा है? Yep. हाँ, so ये बेसिकली है, ये 25 तत्व जो है, इसकी मैं बात कर रही थी कि पुरुष, प्रकृति इज द एक्टिव एलिमेंट, जिससे पूरा संसार है, ठीक है। और ये सत्कार्यवाद, सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सांख्य है सत्कार्यवाद, विच इज कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कि कोई भी अगर इफेक्ट है तो उसका कॉज अवश्य होना चाहिए। तो बेसिकली रूट कॉज एनालिसिस, और रूट कॉज एनालिसिस में हाउ डू यू कम टू अ कंक्लूजन, उसके लिए वो लोग 3 प्रमाण मानते हैं। तो व्हाट आर द 3 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अगर आपको दिखता है, ठीक है, अगर आपको दिखता है तब तो वो है। अगर आपको कोई चीज दिख रही है, सॉरी यार, वो थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस हो रहा है। सूर्य पूर्व में उगते हैं, पूर्व से सूर्य ये होते हैं, ये तो दिखता है ना, इसका कोई प्रत्यक्ष, कोई कहे कि नहीं वो वहां से नहीं होते, वो तो वेस्ट से होते हैं, तो ये नहीं हो सकता, हम सबको दिख रहा है। सो दैट इज अ प्रत्यक्ष प्रमाण। देन अनुमान इज व्हाट, कि कहीं पर तो धुआं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आपके सामने वाले घर से धुआं निकल रहा है, तो उसका इन्फरेंस कि वहां आग लगी होगी,
इट कैन बी अ गुड इनफ इन्फ्लुएंस ना, कि टू से कि वहां आग लगी होगी इसलिए इतना धुआं निकल रहा है, रोज तो नहीं निकलता, चूल्हा बुझाते होंगे पर आज इतना धुआं निकल रहा है तो आग लगी होगी, चलो भाग के जाते हैं. So that is also a right way of influence. That is also coming to the conclusion in the right way. ठीक है. फिर then जो सांख्य है वो आप्त वचन को मानते हैं. आप्त वचन मतलब क्या? क्योंकि वो वेद को मानते हैं ना, तो अगर कोई वस्तु वेद में दी है तो उसको आप मानोगे, जिसे शाब्दिक प्रमाण कहा जाता है. कि क्योंकि वेद में है तो आई विल अज्यूम कि ये ऐसा है. ठीक है, कि मतलब इवेंचुअली पुरुष तत्व है, ये मैं मानूंगी. ब्राह्मण की जो बात है वो है. हाउ डू आई लुक एट दैट ब्राह्मण कैन बी वेरी डिफरेंट. ठीक है, वेदांत या अद्वैत कह सकता है कि इवेंचुअली सब कुछ पुरुष है, प्रकृति से भी पुरुष से आई है. ये वेदांत का भी हो सकता है, पर वो पुरुष को नकारता नहीं है, तो ब्राह्मण को नकारता नहीं है. ठीक है, जो हम ब्रह्म कहते हैं, द इवेंचुअल ट्रूथ. वेरएज जो ड्यूअल ये होते हैं, जैसे सांख्य है या द्वैतवाद है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, पुरुष भी है प्रकृति भी है. ठीक है, या फिर द्वैत तो ये कहता है कि पुरुष, वन इज द मेन पुरुष और वन इज माय आत्मा, तो ये दोनों अलग अलग है. आई एम अ पार्ट ऑफ दैट पुरुष, आई एम नॉट दैट पुरुष. तो वो समझ अलग अलग हो सकती है, बट द थिंग दैट ब्राह्मण है ये एस्टैब्लिश्ड है. ठीक है, यज्ञ करने से ये फायदे होंगे, ये कुछ कुछ चीजें एस्टैब्लिश है, आप मान लेती हो क्योंकि दिया हुआ है वेद में. So this is called आप्तवचन. ठीक है, तो by these प्रमाण, by प्रत्यक्ष और inference और ये, you can do a root cause analysis of any situation and say ये सही है कि गलत है. तो सांख्य allows you to think in that sense. ठीक है, कि कोई भी चीज है जैसे, एंड सांख्य का उपयोग बहुत जगह हुआ है. जैसे अगर आप आयुर्वेद की बात करो ना, तो आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन सांख्य फुल्ली एंड फुल्ली. गीता इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सांख्य, बट आयुर्वेद इज मोर प्रैक्टिकल, है ना. आप देखो वो हर चीज में देखते हैं सत्व रजस तमस, कफ वात पित्त. कोई भी, अगर किसी को भी कोई डिसीज है, कोई एलिमेंट है, कोई रोग किसी को हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि अच्छा शरीर में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस तो नहीं है. ये जो रोग है वो वात के इम्बैलेंस से हो सकता है. तो वात का इम्बैलेंस हुआ है तो उसके लिए क्या करा जा सके, तो वो करो जिससे वात का इम्बैलेंस सही हो जाए, पित्त और कफ है वो सही से हो जाए. ठीक है, या इससे लोग ये भी कहते हैं कि आपकी मानसिक हेल्थ कैसी है, तो उसको बैलेंस करना, ये सब. तो यहाँ ये सारा जो है ना, दिस कम्स फ्रॉम द सांख्य बेस. ये कैसे होता है, रसायन, दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सांख्य बेस. नो, आई एम नॉट शेयरिंग. हाँ, मनन अभी नहीं शेयर कर रही मैं, हो गया. अभी सिर्फ बोल रही हूँ, बट थैंक यू. हाँ, तो ये सांख्य की बात हो गई, वेयर इट बेसिकली अलाउज यू टू ब्रेक इट डाउन. Either you can say break it down or synthesize and say अच्छा ये root cause है और cause effect, because अगर आपको effect देख रहा है तो cause तो होगा ही होगा, but you just delve down into what that reason could be. ठीक है, तो that is what Sankhya is. The other is Yoga. Now Yoga is very interesting. योग, कुछ कुछ commentaries में योग को न्याय कहा गया है, कि योग is actually न्याय शास्त्र, and it may not be completely off. क्योंकि जब वो तंत्र युक्ति वाला जो चैप्टर है उसमें चाणक्य कहते हैं कि वाक्य प्रयोजन इज ऑल्सो योग, और न्याय है इज ऑल अबाउट आप वाक्य कैसे करते हो, आपका आर्ग्यूमेंट कैसे करते हो, वगैरह वगैरह. तर्क बुद्धि, बेसिकली रैशनल लॉजिक, दैट इज न्याय, राइट. वो न्याय का भाग है. तो सम पीपल कहते हैं कि ये योग है वो वाला षड दर्शन वाला योग नहीं है, न्याय को, न्याय शास्त्र को योग कहा गया है. that is one view. The other view is नहीं ऐसा नहीं है, योग को ही योग कहा गया. ठीक है, अगर न्याय है तो भी ठीक है, it still helps you think through clearly. I prefer the yoga as योग. क्यों? Because योग क्या करता है, योग हम कहते हैं जब मनुष्य योगस्थ अवस्था में हो ना, तब क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा, इंट्यूशन बहुत अच्छा डेवलप होता है. इंट्यूशन जब डेवलप होता है ना, तब इंट्यूशन से क्या होता है कि आपको जो नॉलेज है, यू डोंट हैव ट्रांसपेरेंसी फुल नहीं है, बट आपका इंट्यूशन विल गाइड यू टुवर्ड्स द राइट पाथ. ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि द होल प्रोसेस ऑफ योग, जो आप अष्टांग योग जो प्रैक्टिस करते हो, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, राइट. यू आर ट्राइंग टू डिसिप्लिन योर माइंड, और डिसिप्लिन योर माइंड इन व्हाट वे, इन अ वे कि आपके कोई भी बायसेस जो हो, ठीक है, वो बायसेस को आप निकाल कर ऑब्जेक्टिवली सोच सको. हम हर परिस्थिति में कहते हैं कि थिंक लाइक अ थर्ड पर्सन. व्हाट डज इट मीन थिंक लाइक अ थर्ड पर्सन? बेसिकली इट मीन्स कि आप इस परिस्थिति में इन्वॉल्व हो,
इसलिए आपके सेंटिमेंट्स उसमें इतने घुसे हुए हैं कि आपको पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा चित्र क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज आपके बायसेस इनमें इन्वॉल्व है, आपके अटैचमेंट्स इसमें है। इससे बाहर निकल कर आप देखो, फिर आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। अनबायस्ड होगे, अनइमोशनल होगे, ठीक है? तो आपको ऑब्जेक्टिवली आप कोई भी बात सोच सकते हो। योग इज अ प्रैक्टिस which allows that, which sort of disciplines your mind into that kind of objectivity, ठीक है? तो ये योग का है कि आप जब प्रैक्टिस, ध्यान धारणा जो भी आप करते हो, दिमाग को शांत करते हो, ठीक है? इवेंचुअली कैवल्य मुक्ति सो वन थिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट आप अनबायस्ड होकर सोच सकते हो कोई भी परिस्थिति में। तो वो योग का काम है। इसलिए किसी भी राजा के लिए वो योगस्थ बुद्धि होना तो अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? इसलिए मैं वो योग ज्यादा समझती हूँ, द प्रैक्टिस ऑफ योग, जो पतंजलि वाला योग है, वो मैं इसमें समझती हूँ। तो one is understanding theoretically, getting to the root cause analysis. The other is developing objective buddhi through the practice of yoga. And the third one is a master stroke, if I can say that. वो कहते हैं तीसरा है लोकायत। लोकायत is basically the चार्वाक दर्शन, जो मैं कह रही हूँ ना कि मटीरियल दर्शन जो है, जो ना वेद को मानता है ना कुछ मानता है। और चार्वाक का ये एक बहुत ही चार्वाक को एक्सप्लेन करने के लिए ना, आपने शायद पढ़ा होगा, जो सूत्र चार्वाक दर्शन के लिए कहा जाता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो चार्वाक लोग ये मानते हैं कि यावत जीवेत, जब तक आप जीते हो, कैसे जियो? अरे मस्त में जियो, सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा, आप क्रेडिट पे क्रेडिट लेते जाओ, घृतम पीवेत, और घी पियो बहुत सारा। बेसिकली आप जो भी मटेरियल प्लेजर इस विश्व में आपको, आपका जन्म हुआ है, तो आपको जो पॉसिबल मटेरियल प्लेजर है, माय वे और हाईवे, मुझे ये चाहिए तो ये भी कर लो, वो चाहिए तो वो भी कर लो, हर एक सेंस को आप ग्रेटिफाई करो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। एक बार हम मर गए, फिर वापस आने की किसको पड़ी है? कौन बोला? एक बार देह चला गया फिर वापस थोड़ी आ रहे हैं। तो कहाँ? तो हम लोग का जो कर्म सिद्धांत है, कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत इज ऑल रिलेटेड, है ना? हम क्या कहते हैं कि अरे बाबा, इस जीवन को आप ऐसे मत करो, वापस आकर वो आपको ऋण चुकाना पड़ेगा, तो आप ये जीवन में ऐसे सब कार्य मत करो, ऐसा हम कहते हैं, है ना? कि आपका कर्म का कर्म मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, पर कर्म का कर्मफल तो मिलेगा। वो कहते हैं ये सब बकवास है, ठीक है? क्योंकि, और बकवास है, इसका कारण क्या? ठीक है, तो वन इज dismissing it in fun is one thing, but वो basically क्या कह रहे हैं कि किसको मालूम है क्या कि पुनरागमन हो रहा है? ये सारा हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये शब्द वचन है, शब्द प्रमाण है, क्योंकि वेदों में कहा गया है, इसलिए है, ठीक है? कर्म का कर्मफल मिलेगा, अगले इसमें जो वो ठीक है, बट अगले जन्म में मिलेगा, ये किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा नहीं है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण इसका नहीं है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण तो वही है ना जो मुझे दिख रहा है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि अभी मैं ये सारा एंजॉय कर सकता हूँ, फिर तो मैं मर जाऊंगा, फिर उसके बाद का जो भी रिटेलिएशन है वो किसको मालूम है, ठीक है? तो क्या फर्क पड़ता है? यू ओनली गो बाय प्रत्यक्ष प्रमाण। Now in the larger context of things, if you see pratyaksha praman is what basically you see in scientific experiments today, ठीक है? साइंस के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इसमें आप इन्फरेंस, ये सब शब्द किसी ने कहा है इसलिए है, ये नहीं कर सकते आप। आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग दैट इज आल्सो क्रिटिकल, ठीक है? यू कांट से कि अच्छा सब कुछ दैवत है, सब कुछ डेस्टिनी है, ये आप नहीं कह सकते। आपको प्रत्यक्ष हो सकता है वो सारा करना होगा। तो वन इज टू जस्ट डिस्मिस इट हंसते हंसते, विच इज वन थिंग, but the point is that for your material progress as well, having a sense of pratyaksha praman or going by pratyaksha praman is very very important. In fact, I use this lots of times. तो जो पहले भी आ चुके हैं उन्होंने कई बार ये सुना है कि गीता का ये एक श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मफल हेतुर्भुर्मा मा संगोत्सव अकर्मण्य। वो कहते हैं कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है, ठीक है? परंतु सिद्धि असिद्धि कैसे होती है, उसके लिए वो 18 चैप्टर में कहते हैं 5 चीजें हैं जिससे कोई भी कार्य जो है आपका सफल या विफल हो सकता है। वो 5 चीजों पर निर्भर करता है।
एक तो एनवायरनमेंट कैसा है, कौन से एनवायरनमेंट में आपने ये कोई कार्य करने का निर्णय लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, कौन कर रहा है वो कार्य, क्या वो एक्सपर्ट है या नहीं है, क्या सही से जो क्वालिटीज वो काम पूरा करने के लिए जिसको चाहिए वो है कि नहीं, तो करता कौन है, कारण क्या है, क्या वो सही से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, सारे जो भी जरूरतें हैं, जो रिसोर्सेज है वो काम करने के, वो सारे अवेलेबल हैं कि नहीं है, वो सारे यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसका उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। दैट इज द थर्ड वन। चौथा है अलग अलग प्रोसेसेस, कि जो प्रोसेस यूज होना चाहिए वो सारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारा अगर ये वंस ऑल दिस इन प्लेस, देन इसे पांचवा जो कारण है ना वो दैवी है, वो दैवत है, ठीक है। आफ्टर यू डू ऑल ऑफ दिस, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आपके मन के अनुसार आपको फल ना मिले। अच्छा बुरा की बात नहीं है, आपके मन के अनुसार आपको फल ना मिले, ऐसा हो सकता है, जो दैवत कारण है उसके लिए, बिकॉज देयर इज अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट एट प्ले हियर जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है। परंतु अगर आप ये चार नहीं करोगे तब तो आपकी सफलता मिलने ही नहीं वाली है। ये चार तो करने ही चाहिए ना, इसके बिना तो देयर इज नो वे आउट, ठीक है। ये लोग जो कहते हैं, जो चार्वाक है, वो कहेंगे कि ये चार ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा नहीं मैटर करता। एंड दैट इज व्हाट इज द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग टुडे, कि एटलीस्ट ये चार तो आप करो। एंड फॉर अ राजा दिस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, दिस हेल्प्स योर रैशनल थिंकिंग। हम जो रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं ना, इसके लिए भी चार्वाक को समझना आवश्यक है कि क्यों वो ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अ बिट ऑफ द बेसिस व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट लोकायत। लोकायत इज बेसिकली वर्ल्डली, हम कोई भी हम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, है ना। वो कहते हैं मोक्ष जैसा कुछ नहीं है, मोक्ष में आप मत पढ़ो, आप जो यहाँ पे जो वर्ल्डली है ना उसमें आप देखो। अगेन इट इज नॉट टू से दैट राजा को चार्वाक हो जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि अन्वीक्षिकी इज नॉट टॉट ऑन इट्स ओन। वो कह रहे हैं आप त्रयी सिखाओ, वेद पढ़ाओ आप, ये तो गिवन है। उसके साथ साथ आप ये भी इसको सिखाओ कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण को किस तरीके से करे, उसका रैशनल थिंकिंग, रैशनल थॉट प्रोसेस, एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब डेवलप होना चाहिए। और वो डेवलप करने के लिए सांख्य, योग और लोकायत की समझ होनी आवश्यक है। These three together is what he says आन्वीक्षिकी। तो कैसे आप आन्वीक्षिकी सिखाओ, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओ, इन शास्त्रों के अध्ययन पठन से। क्लियर एकदम सबके लिए? ओके। फिर वो क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। वो आगे कह रहे हैं 11वां सूत्र जो है, धर्म अधर्मो त्रयाम, धर्माधर्मो त्रयाम अर्थ अनर्थ वार्तायाम नयापनयौ दंड नीत्याम। धर्म और अधर्म का पता कैसे करो आप? धर्म और अधर्म क्या है, ये तो आपको त्रयी, जो वेद तीन वेद हैं आपके, एक्चुअली वो वेद को आगे करते हैं, ही डजंट जस्ट मीन 3 वेद, देयर इज मोर, बट एनीवे, कि आज वेदों के द्वारा आपको धर्म अधर्म का समझ आ जाएगा। वार्ता, जो आप वार्ता ट्रेड इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसके द्वारा आपको प्रॉफिट लॉस इसका पता चल जाएगा, राइट वे टू अर्न, नॉट द राइट वे टू अर्न, इसका आपको पता चल जाएगा। और फिर नया अपना गुड पॉलिसी वर्सेस बैड पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी क्या है, अच्छी पॉलिसी क्या नहीं है, ये आपको दंड नीति से पता चल जाएगा, ठीक है। बला बले चेत च एतेषां हेतुभिः आन्वीक्षिकी माणा लोकस्य उपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थाप्यति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च करोति। वो कह रहे हैं कि धर्म अधर्म को आपको त्रयी से पता चल जाएगा, अर्थ अनर्थ का वार्ता से, नया अपना गुड पॉलिसी बैड पॉलिसी का आपको पता चल जाएगा दंड नीति से। परंतु इन सब वार्ता त्रयी पॉलिसी दंड नीति, इन सब के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एंड उसका कॉन्टेक्स्ट, किस टाइम पे क्या ज्यादा उपयुक्त है, ये समझने के लिए किसकी आवश्यकता है, कौन सा कब रेलेवेंट है या नहीं है, तीनों के ही क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या लिमिटेशंस है, ये समझने के लिए आपको क्या आवश्यकता है, आन्वीक्षिकी, हैविंग द क्रिटिकल बुद्धि, विवेक बुद्धि टू अंडरस्टैंड किस समय क्या लागू होना चाहिए, किस समय क्या लागू नहीं होना चाहिए, किसका क्या लिमिटेशन है, इसके लिए आपको आन्वीक्षिकी की आवश्यकता है। और उससे क्या होता है, लोगों का उपकार होता है, आपके किंगडम का उससे उपकार हो गया,
उससे भी बड़ी बात जो हम कह रहे हैं ना, बुद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्यसने अभ्युदये च, व्यसने मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई एडवर्सिटी आ गई, अभ्युदय एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब आपका सब अच्छा हो रहा है, तो व्यसन और अभ्युदय दोनों टाइम पे, सुख और दुख दोनों में बुद्धिम, अन्वीक्षकी क्या करती है, बुद्धिम अवस्थाप्यति, दोनों में आपकी बुद्धि को वो स्टेबल रखती है। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि समत्वम योग उच्यते, ऐसे नहीं कि दुख में आप एकदम टूट जाओ और डिप्रेशन में आ जाओ, और सुख में ओहो हो कोई आपका ये ही ना रहे, लिमिट ही ना रहे खुशी की, ऐसे नहीं। सुख दुख दोनों में आपका बुद्धि का बैलेंस है ना, वो हिलना नहीं चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं कि अभ्युदय में क्यों, सुख में क्यों नहीं हिलना चाहिए? तो आप बहुत सीधी सी बात लो कि अगर कोई दुख पड़ जाए तब तो हम जानते हैं क्या होता है कि बुद्धि काम नहीं करती, कई बार हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमको लगता है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सब बुद्धि काम नहीं करती, ये तो एक बात है। पर जब बहुत खुशी भी होती है ना, तब क्या होता है, हमको कोई कहे कि यार तू तो बहुत मस्त है, फ्लैटर वैटर करते और के मुझे इतने पैसे दे दे, हम खुशी से दे देंगे। कोई हमको फ्लैटर करे तो क्या होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, और उस खुशी के इसमें भी हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। अच्छा, नाउ आई कैन गो इनटू द प्रॉपर साइंटिफिक वे ऑफ ऐसा क्यों होता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू गो बैक एंड लिसन टू सम ऑफ आवर गीता सेशंस वेयर वी हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड कि योगस्थ बुद्धि मतलब क्या, फिजिकली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्यों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम गलत डिसीजंस लेते हैं, ये सारा आपको उसमें से आपको पता चल जाएगा। वी डन प्रॉपर फिजिकल साइंस एनालिसिस ऑफ इट, बट एनीवेज आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट अभी। बट खैर, तो इसलिए दोनों के टाइम पे बुद्धि आपकी सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने फ्लैटर किया, हम खुश हो गए और सोचना छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो व्यसने च अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थाप्यति, आपकी बुद्धि को स्टेबल रखता है। और क्या करता है, प्रज्ञा, प्रज्ञा है विजडम, बुद्धि, वाक्य, आप जो बोलते हो, वाक जो आपके शब्द है, और क्रिया जो आप करते हो, वैशारद्यम, इट गिव्स यू स्किल, इट गिव्स यू एक्सपर्टीज in what you think, in how you speak and in what you do. ये सब आपके इवेंचुअली क्रिटिकल थिंकिंग बुद्धि के कारण है, क्योंकि आपको पता चलता है किस समय क्या बोलो क्या ना बोलो, क्या सोचो क्या ना सोचो, क्या करो क्या ना करो। इवेंचुअली तो सबसे पहले तो शुरू तो बुद्धि से ही होता है ना, बुद्धि से ही आपको समझ आता है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, उसी से आपको पता चलता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एंड इवेंचुअली क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए अन्वीक्षकी आना आवश्यक है। और क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं इस पर चाणक्य, क्योंकि बाकी सारे लोग वार्तात्रयी और दंड नीति तो मानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बट किसी ने अन्वीक्षकी को इंपॉर्टेंट नहीं कहा, तो इसलिए कह रहे नहीं, अन्वीक्षकी इज इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज वन मोर रीजन व्हिच कम्स इवेंचुअली, व्हिच ही सेज, व्हाट इज अन्वीक्षकी, ही सेज प्रदीपः सर्व विद्यानां, उपायः सर्व कर्मणां, आश्रयः सर्व धर्मणां, शश्वत अन्वीक्षकी मता। प्रदीपः सर्व विद्यानां, सारे विद्याओं का वो दिया है, सारी विद्याओं की सारी विद्या है उसी से ही प्रज्वलित होती है। अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग ना हो ना, तो आप कितना ही वेद पढ़ लो, आपको धर्म अधर्म का पता नहीं चलेगा। अगर अपने में क्रिटिकल थिंकिंग ना हो तो सही और गलत ट्रेड या पॉलिसी का नहीं पता चलेगा। इसलिए पढ़ो कितना भी, मेरे में कितना भी नॉलेज हो, पर उसका एप्लीकेशन तो अगर मेरे में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल बुद्धि, समझ है तभी ही हो सकता है। इसलिए प्रदीपः सर्व विद्यानां, सारी विद्याओं को प्रज्वलित उज्ज्वलित करने वाली अन्वीक्षकी है। उपायः सर्व कर्मणां, कोई भी चीज, कोई भी क्रिया, कोई किसी भी काम में क्रियावान हूं, उसके लिए भी अन्वीक्षकी, दैट इज द मीन्स टू गेट मी एक्टिवेटेड इन एनी टास्क एंड सो दैट आई डू इट वेल। आश्रय सर्व धर्मणाम, सारे धर्म का आश्रय, क्योंकि धर्म अधर्म का पता ही उससे चलता है, तो सारे धर्म का आश्रय क्या है, अन्वीक्षकी है, ये मत है, इसको ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटे में हमने आज एक ही चैप्टर किया, पर आई थिंक ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट है अन्वीक्षकी का। और आप देखो आज की जो हमारी एजुकेशन हमारा है, उसमें हम लोग यही नहीं सीखते कि सोचा कैसे जाए, ये हम नहीं सीखते। हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो दे दिया जाता है, बट सोचा कैसे जाए ये हम नहीं सीखते। ठीक है, और चाणक्य कह रहे हैं बाकी आप सीखो या ना सीखो, सबसे पहले ये तो आपको सीखना ही है, टू स्टार्ट डेवलपिंग योर विवेक बुद्धि, योर क्रिटिकल थिंकिंग, योर क्रिटिकल रीजनिंग।
That's about it. 6 बज गए हैं, बट